वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में हम ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लॉज, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस को कवर कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे कि ईपीएफओ क्या है और हमारा जो नेक्स्ट एक्ट है, एक्ट ऑफ 1952, वो किस बारे में है, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उन सभी पॉइंट्स को एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से हाईलाइट किया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स प्रोसीड। व्हाट इज ईपीएफओ? क्या है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आप एग्जाम दे रहे हैं उसके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। कभी कभी सिंपल चीजें भी आपको मार्क्स ला देती हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ये एस्टैब्लिश हुआ था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू वर्कर्स वर्किंग इन इंडिया। और ये कब आया फोर्स में? बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। इसी को आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो इससे ये फोर्स में आया है ईपीएफओ, ठीक है, प्रोविडेंट फंड्स को देने के लिए। EPFO comes under the control of Ministry of Labour and Employment, Government of India। अब ये लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में। काफी अच्छा एग्जाम्पल है, इंडिया जो है एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है। ऑल्सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज कवर्ड वो भी लार्जेस्ट है। साथ में यहाँ पे वॉल्यूम जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, ऑब्वियसली जब बेनिफिशियरीज ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम जो होगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का वो भी लार्ज स्केल पे होगा। तो इन दोनों में लार्जेस्ट सिक्योरिटी स्कीम ये बन जाती है, ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। 2014 में क्या हुआ? तो सबको एक लाइन में लाने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है वो बनाया गया सभी एम्प्लॉयज के लिए, ताकि अगर वो जॉब्स स्विच करते हैं क्या या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं तो उन्हें बार बार रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू उनका पूरा ट्रैक रहेगा और काफी हेल्प मिलेगी। अब हम इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है, एप्लीकेबल किस किस पे है और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये वेलफेयर लेजिस्लेशन है इनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ, पर्पस क्या है इसको इनेक्ट करने का? प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड, इन सभी के ऊपर इसके अंदर स्कीम्स हैं। तो इसके अंदर भी 3 स्कीम्स हैं, वो भी हम डिटेल में जानेंगे। एंड यहाँ पे वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट, वो सभी लोग जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और अलग एस्टैब्लिशमेंट्स में काम कर रहे हैं और जो कवर्ड हैं, ठीक है। द एक्ट एम्स एट प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड टाइमली मॉनिटरी असिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज। तो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, टाइमली मॉनिटरी असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा जो भी एम्प्लॉयज हैं प्लस उनकी फैमिलीज, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि उनको एक्सपेंसेस मीट करने हैं तो वो आराम से इसकी हेल्प ले सकते हैं प्रोविडेंट फंड की। अब देखिए, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट, डेथ, ये सारी कंडीशन याद करने जरूरी हैं। तो प्रोटेक्ट करना ओल्ड एज में, डिसेबलमेंट में, अर्ली डेथ में, जो भी ब्रेड विनर है, जो भी काम कर रहा है उसको हेल्प करना, एंड इन सम अदर कंटिजेंसी, बाकी जो भी कंटिजेंसी आए, फैमिली में मैरिज है, पर्सनल मैरिज, सेल्फ मैरिज है या फिर कोई और ज़रूरत है, तो उन सभी में आपको इसका फायदा मिलेगा। और इसके अंडर 3 स्कीम है जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है। एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम एंड पेंशन स्कीम। देखिए वो 3 चीजें हमने पढ़ी थी कि पर्पस जो थे, ये क्या है इस एक्ट का पर्पस? तो प्रोविडेंट फंड देना, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना एंड पेंशन देना। तो याद करना आसान है, पेंशन, प्रोविडेंट फंड एंड डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कवरेज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल भी आ सकता है कि कैसे कवर किया जाएगा एस्टैब्लिशमेंट का और उनके मेंबर का क्या बेसिस होगा। तो यहाँ पे 187 स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज क्लासेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट पे ये एप्लीकेबल है और जो स्पेसिफाई हैं इन शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो नोटिफाई की गई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट एंड एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सन्स, मतलब 20 या फिर उससे ज्यादा। कंपल्सरी कवरेज के अलावा भी एक और क्लॉज है, प्रोविजन है वॉलंटरी कवरेज का, तो इसके तहत भी जो है रजिस्टर किया जा सकता है। अब 2014 से क्या हुआ था? तो कोई भी एम्प्लॉय जब भी एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन करता है
एंड उसका जो वेज है वो अप टू 15,000 है, मतलब 15,000 या उससे नीचे है, ठीक है, उससे ऊपर नहीं। इज रिक्वायर्ड, उसको जरूरी है कि वो मेंबर बने इस फंड का, ठीक है, प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952 का। अब ये जो स्कीम्स है तीनों, इनके सैलाइड फीचर्स क्या है, क्या क्या प्रोवाइड कराया जाएगा? तो अक्यूमुलेशन प्लस इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट भी होगा और जो मनी वहाँ पे वो जमा कर रहे हैं वो भी उनको मिलेगा अपॉन रिटायरमेंट और डेथ। पार्शियल विड्रॉल्स भी अलाउड है ताकि कोई कंटिजेंसी आए तो आप उसका फायदा उठा सके। हाउसिंग स्कीम जो है ईपीएफओ मेंबर के लिए वो भी इसमें अलाउड है। और ये क्या है हाउसिंग स्कीम? हाउसिंग फॉर ऑल विजन जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का 2022 तक सबके लिए घर प्रोवाइड कराना, तो वो भी इसके अंदर कवर्ड है। तो ये सारे जो है फायदे हैं इसमें ज्वाइन करने के। एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976, हमने प्रोविडेंट फंड स्कीम देख लिया, अब हम 1976 का इंश्योरेंस स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए EDLI जो है ये एप्लीकेबल है टू ऑल फैक्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट्स। 1976 से हर एक एस्टैब्लिशमेंट और फैक्ट्री पे एप्लीकेबल है। ये जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो मेंबर है ऑफ द EPS स्कीम, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, जो इसके मेंबर है, they are required to become member of this scheme also। very important point, ये जो EPS के मेंबर हैं वो इसके भी मेंबर होंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो एम्प्लॉयज हैं दे आर रिक्वायर्ड, देखिए एम्प्लॉयर्स जो भी हायर करते हैं और जो हेड होता है उसको जरूरी है कंट्रीब्यूट करने का टू द इंश्योरेंस फंड। किस रेट पर? 0.5% की रेट पर ऑफ पे, जो भी पे है, बेसिक वेजेस हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, इंक्लूडिंग कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन एंड रिटेनिंग अलाउंस, इनमें से किसी पे भी 0.5% जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। नेक्स्ट है बेनिफिट जो है अंडर पैरा 22 ऑफ द स्कीम ऑन द डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय। तो इसको क्या बोला गया है कि ये इंक्रीज किया गया है बाय 20% इन एडिशन, तो जो भी था उससे 20% अप चला गया है ये एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। तो हमने इंश्योरेंस कवर कर लिया, प्रोविडेंट फंड कवर कर लिया, अब हम आते हैं पेंशन स्कीम 1995 पे। तो ये इंट्रोड्यूस कराया गया था 1995 में, और यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन के साथ साथ क्या हुआ कि जो पहले था हमारा फैमिली पेंशन स्कीम 1971 वाला, तो वो इट सीज्ड टू ऑपरेट, वो बंद हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो 1971 वाला फैमिली पेंशन स्कीम है ये बंद हो गया है तो जो भी इसके अंदर मेंबर है उनका कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो भी पेंशनर्स थे जो ड्रॉ कर रहे थे बेनिफिट 1971 की पेंशन स्कीम से, वो कंटिन्यू कर पाएंगे इस फैमिली पेंशन में अंडर द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। तो वो सारे इसके अंदर कवर्ड हैं। बेनिफिट क्या है स्कीम के अंदर? तो यहाँ पे मंथली मेंबर पेंशन मिलता है, डिसेबलमेंट पेंशन है, विडोवर पेंशन है, चिल्ड्रन पेंशन है, ऑर्फन पेंशन है, डिसेबिलिटी, नॉमिनी पेंशन, पेंशन टू डिपेंडेंट पेरेंट्स और विड्रॉल बेनिफिट। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, तो फाइनेंस होगा बाय ट्रांसफरिंग 8.3% ऑफ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स शेयर। एम्प्लॉयर का 8.33% होगा, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 1.16% ऑफ बेसिक वेज ऑफ एम्प्लॉयज वो कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। जो भी एक्यूमुलेशन है जो पहले फैमिली पेंशन फंड में थे, जो भी जमा अमाउंट था, तो वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा कॉर्पस ऑफ द पेंशन फंड। पेंशन बेनिफिशियरीज क्या है? तो बेनिफिशियरीज ऑफ द सीज्ड एम्प्लॉयज फैमिली पेंशन स्कीम 1971 ये कंटिन्यू कर पाएंगे बेनिफिट प्राप्त करना, किससे? न्यू एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 से। तो वो सारे बेनिफिशियरीज इसके अंडर कवर्ड है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जा सकते हैं? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 अप्लाई करता है ऑल दोज एस्टैब्लिशमेंट एंड फैक्ट्रीज जिनमें क्या 10 या 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, 20 और 20 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, 50 और 50 से ज्यादा, या फिर 15 या उससे ज्यादा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो हमने हाईलाइट भी किया था। तो ये था हमारा वीडियो। आगे जानेंगे और भी लॉस के बारे में।